हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी 8th क्लास जिसमें हम हमारा जियोग्राफी से सेकंड चैप्टर रीड कर रहे हैं। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। इसमें हम हमारा फर्स्ट टॉपिक भूमि के बारे में हम रीड कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मृदा से संबंधित। तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। देखो, जो पृथ्वी का पृष्ठ है, मतलब जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी सतह है, उस पर जो आप दाने देखते हो ना, दाने दाने, जिसको आप मिट्टी कहते हो, तो वही मिट्टी है, मृदा है। मृदा और मिट्टी बेटा दो एक ही चीज़ होती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है, मतलब जो भूमि है ना, भूमि धरती है जो, उससे बिल्कुल जुड़ी होती है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं कि किस तरह का स्थल रूप है, उसी हिसाब से वहाँ पर मिट्टी पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र है, यह कैसा है, तो वही। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। जब खनिज पदार्थ और जैव पदार्थ जो होते हैं ना, आपस में मिक्स हो जाते हैं। अब देखो, खनिज पदार्थ तो आपको पता है, अलग अलग तरह के जो मिनरल्स हैं हमारे, लेकिन जैव पदार्थ क्या है कि जो चीज़ें, जैसे जीव जंतु मर जाते हैं या पेड़ जो पत्ते वगैरह होते हैं, वो गल सड़ के मिट्टी में मिल जाते हैं, तो उसी से इसका निर्माण होता है, ये यहाँ पर कहा गया है। अब उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद है मृदा निर्माण के कारक। उससे पहले हम ये चीज़ें पढ़ते हैं। देखो, कुछ यहाँ एक्स्ट्रा बातें बताई गई है। सबसे पहले मिट्टी देखिए क्या है। नीचे तो जनक चट्टानें होती हैं, फिर अपक्षीयत चट्टानी पदार्थ, मतलब जो चट्टानों के अपक्षय क्या होता है, देखो यहाँ पर तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत शैलों का टूटना और अक्षय होना। मतलब जो चट्टानें टूटती है ना, चट्टानों के टूटने को ही अपक्षय कहा जाता है। तो यहाँ पर चट्टानें जो टूट जाती हैं वो यहाँ पर ऐसे इकट्ठी होगी येलो कलर में। फिर उसके बाद ऊपर क्या है, ऊपर बालू, गाद, कले के साथ है, और उससे थोड़ा ऊपर है हमारी मृदा, जो हुमस और वनस्पति के साथ है, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ आई थी जो आपको करनी है, भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है, देखिए, भूस्खलन होता है, भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाले मिट्टी के बहिर्त संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें मतलब क्या होता है कि मान लो कोई भी चट्टान है या कोई पहाड़ी ढाल नुमा जगह है, वहाँ से बड़ा सा मिट्टी का टुकड़ा, ठीक है, क्या हो जाता है, खिसक जाता है, उसी को भूस्खलन कहते हैं। वे प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। ज़्यादातर तो भूस्खलन कब होते हैं, ज़्यादा बारिश की वजह से, बाढ़ वगैरह की वजह से होता है, ज्वालामुखी की वजह से भी भूस्खलन हो सकता है, और भूकंप की वजह से भी हो सकता है। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है, मतलब जो नदी का पानी है वो रुक जाएगा भी भूस्खलन की वजह से, क्योंकि पानी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, उसमें तो मिट्टी घुस जाएगी। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है, और जब नदी रुकेगी तो फिर वो वहाँ से एकदम पानी तो रुकेगा और एकदम से निकलेगा, तो उससे क्या होगा, जो नीचे घाटी का क्षेत्र है, पहाड़ों के नीचे जो घाटियाँ होती हैं, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उन पर बहुत बड़ा संकट आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुँचाती है। आप देखते होंगे हिमाचल प्रदेश वगैरह में कई बार भूस्खलन होता रहता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन ज़्यादा होते हैं। उसके बाद, और ये चिंता का एक मुख्य विषय है। उसके बाद देखिए, एक वस्तु स्थिति अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के कनौर जिले में रेकोंग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। अब देखो, यहाँ से भूस्खलन हुआ, और तो जो हमारा नेशनल हाईवे है 22, वो जो हिंदुस्तान तिब्बत सड़क जिसको कहते हैं, उसका 200 मीटर टुकड़ा खराब हो गया, ठीक है। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ, और ये किस वजह हुआ, क्योंकि वहाँ पर विस्फोट हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमज़ोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को नुकसान हुआ या क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करवा दिया गया था। आगे, न्यूनीकरण देखिए क्या है। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है भूस्खलन उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे होता है। अब हम ये जान चुके कि भाई किन कारणों से तो भूस्खलन होता है और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां यहाँ दी गई हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, भूस्खलन को रोकने की प्रविधियाँ।
ठीक है। पहली, भूस्खलन प्रभावी क्षेत्र का मानचित्र बनाकर उसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। मतलब जहाँ भी ये लगता है कि भाई इस एरिया में तो भूस्खलन होता है, तो उन सभी को एक तो मैप के अंदर डिनोट कर दो और लोगों को भी अलर्ट करके रखो। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है और लोगों को अलर्ट कर दो कि भाई यहाँ इन एरिया में भूस्खलन ज़्यादा होता है, भूस्खलन होने की संभावना बनी रहती है, तो आपको यहाँ घर बनाने की अनुमति नहीं है। तो ऐसे लोगों को ऐसी जगहों पर बस्तियाँ नहीं बसनी देनी चाहिए। दूसरा, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना चाहिए। मतलब आप क्या करो, जैसे ये सड़क बनी हुई है ना, सड़क के साइड ये वाइट देखो दीवार देख रहे हो, तो ये क्या है, जो ऊपर पहाड़ है ना, पहाड़ के और दीवार के साथ सड़क के साथ दीवार बना दी गई है। इससे क्या होता है, भूमि खिसकने में थोड़ी दिक्कत कम होती है, भूमि खिसकने आसानी से नहीं खिसकती। आगे, भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है वनस्पति आवरण में वृद्धि। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे, क्योंकि जब पेड़ पौधे होंगे तो पेड़ों की जड़ क्या करेगी, मिट्टी को पकड़ के रखेगी, वो खिसकने नहीं देगी। आगे, सतही अपवाह या झरनों प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए जाने चाहिए। जो अपवाह तंत्र है हमारा, जो पानी बहता है ना, जो ज़मीन के ऊपर पानी बहता है, उसको कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि उसी की वजह से भी ज़्यादातर चांसेस हो जाते हैं, ठीक है, भूस्खलन के। तो पानी जो बहता हुआ पानी है उसको भी एक सिस्टमेटिक वे से बहना चाहिए, उसमें भी हमें थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। तो ये थे बेटा इसको रोकने के उपाय। उसके बाद हमारा टॉपिक ये इस पर आते हैं शब्दावली में। आगे देखो क्या कहता है, केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मतलब 100-150 क्या पता कितने सैकड़ों साल लग जाएं, ठीक है। 100 ईयर्स में 1 सेंटीमीटर मिट्टी की परत बनती है। आगे, अब मृदा देखिए, मृदा जो है, मृदा को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा के ऊपर किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, जनक शैल का, रंग का, गठन का, रासायनिक गुणधर्म, मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है, ऊंचावच, तंगुता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है, वनस्पति, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है कि कितने टाइम जो है ना, टाइम पीरियड, वो मिट्टी की मोटाई को निश्चित कर देता है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से मिट्टी के अलग अलग काम के ऊपर अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है। यही बात यहाँ पर आगे बताई भी गई है कि मृदा निर्माण के कारक क्या क्या है। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल, अंडरलाइन कर लीजिए, मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप, जलवायविक कारक मतलब जलवायु के कारक कैसे, जिसमें तापमान, जलवायु, वर्षा ये आती है। और जनक शैल स्वरूप का मतलब क्या है कि जो चट्टानें 3 तरह की पड़ी हुई है आपने, आग्नेय और अवसादी और कायांतरित। तो उन तीनों में से कौन से टाइप की चट्टान है और ये जो मिट्टी है कौन से टाइप की चट्टान से बनी है, तो इसलिए उसको जनक शैल कहा जाता है। मृदा निर्माण के अन्य मुख्य कारक है स्थलाकृति मतलब पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, किस तरह का क्षेत्र है, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, ये सब भी इसके कारक हैं। अलग अलग स्थानों में ये अलग अलग होते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न होते हैं। अब उसके बाद पढ़ेंगे मृदा का निम्नीकरण और संक्षारण के उपाय। अब मिट्टी को देखो नुकसान होता जा रहा है, धीरे धीरे मृदा अपरदन बढ़ता जा रहा है, तो वो क्यों बढ़ रहा है और उसको रोकने के क्या उपाय हैं, ये हम इसमें नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।